हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16 और 17 फरवरी का, यानी कि 2 दिन का जो रहेगा वो साथ ही इसी में डिस्कस करूंगी, ठीक है। और जो जो आपके आर्टिकल्स बच जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में वो कवर अप करती जाऊंगी। तो आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं कि कोई भी आपको डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग, तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में। अभी हाल ही में ही स्पेस में होने वाले जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से एक साथ 40 सैटेलाइट जो है वो बर्बाद हो गई। स्टार लिंक जो है, आपने इसके बारे में देखा ही होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ही बहुत सारी जगह पे ये जो है सैटेलाइट देखी गई। जो लोग जो थे वो ट्रेन के नाम से इसको जान रहे थे, बट ये ट्रेन कोई नहीं है। ये एक स्टार लिंक सैटेलाइट है जो इलॉन मस्क के द्वारा यहाँ पे स्पेस में लॉन्च की गई, ठीक है। स्टार लिंक जो है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हजारों सैटेलाइट छोड़ी जाएगी, ठीक है, स्पेस में। और उसके थ्रू क्या होगा, पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टारलिंक के अंडर इलॉन मस्क का प्लान है कि स्पेस में 10 से 12,000 सैटेलाइट का मेगा कॉन्स्टेलेशन क्रिएट किया जाएगा और फिर उसके थ्रू दुनिया के हर हिस्से में इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसलिए इलॉन मस्क की कंपनी कंपनी जो है जिसका नाम है फैल्कॉन, ठीक है, फैल्कॉन 9 कंपनी है इनकी। तो उसके थ्रू फरवरी 3 को 49 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी स्पेस में, जिन्हें अर्थ सरफेस से 210 किलोमीटर, ठीक है, 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेस किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोड़ने के एक दिन बाद ही यहाँ पे फेब 4 को ये सैटेलाइट जो है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की चपेट में आ गई। और इनमें 49 में से जो थी 49 में से जो सैटेलाइट्स 49 सैटेलाइट में से 40 सैटेलाइट्स जो थी वो बर्बाद हो गई। ऐसा फर्स्ट टाइम देखने को मिला कि एक साथ इतनी सैटेलाइट्स जो है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। स्टारलिंक कंपनी का कहना था कि पहले, ठीक है, उनके द्वारा ये बोला गया कि इन सैटेलाइट को इस तरीके से तैयार किया गया है या तैयार किया गया था कि अगर ये कभी भी अर्थ की तरफ वापस गिरती है तो ये एटमॉस्फेयर में ही जल जाएगी और बर्बाद हो जाएगी, और इनका कोई भी मलबा वगैरह जो होता है वो अर्थ पर नहीं गिरेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सन के बारे में, ठीक है। सन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा गोला है, ठीक है, जैसे पीके मूवी में बता रखा है ना कौन से गोले से है अभी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गोला है और इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैसेस का, ठीक है। और सन के अंदर ये जो चार्ज गैसेस होती हैं इनके मूवमेंट से बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सन के मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक साइकिल होती है, उसको बोलते हैं सोलर साइकिल, ठीक है। सोलर साइकिल, अगर मैं सोलर साइकिल की बात करूँ तो सोलर साइकिल का टाइम पीरियड होता है 11 ईयर्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें जो रहती हैं चीज़ें कि इसमें सन का मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। मीन्स सन का जो ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, और फिर इनको वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए फिर से 11 साल लगते हैं। ये जो सोलर साइकिल होती है इसका इफेक्ट सन के सरफेस पर होने वाली एक्टिविटीज पर भी पड़ता है, लाइक सन स्पॉट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक वाला एरिया है, ये क्या है, सन स्पॉट्स है, ठीक है, जो सन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। सोलर साइकिल में जब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है उसके सरफेस पे होने वाली सभी एक्टिविटीज पर भी चेंज आता है। जो सन का हमें पार्ट जो दिखाई देता है वो होता है फोटोस्फेयर, ठीक है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म फॉर्मेशन होने में सन स्पॉट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सन की सरफेस की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और यहीं पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो सन के अंदर से जो हीट निकलती है उसे उसके सरफेस तक नहीं पहुंचने देता है, इसलिए ये एरिया जो है थोड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो गाइस कि अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और सन स्पॉट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 2500 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। इन सन स्पॉट्स का जो सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट होता है वो उम्ब्रा कहलाता है, ठीक है। और जो लाइट लाइट जो पार्ट्स रह जाता है पेनुम्ब्रा कहलाता है, ठीक है। और इसके आसपास जो एरिया होता है लाइटर होता है जिसको हम पेनुम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। हर सोलर साइकिल जो 11 साल की होती है
उसमें सनस्पॉट की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, जो टैंगल होती हैं, क्रॉस भी होती हैं और रीऑर्गेनाइज़ भी होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। इसकी वजह से अक्सर एनर्जी का जो सडन एक्सप्लोजन होता है, ठीक है? एनर्जी का यहाँ पे सडन एक्सप्लोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो एनर्जी का जो सडन एक्सप्लोजन होता है, जिसे कहते हैं सोलर फ्लेयर, ठीक है? ये जो सोलर फ्लेयर होती है, ठीक है? ये जो सोलर फ्लेयर है, इस सोलर फ्लेयर से एनर्जी निकलती है। ये लिटिल बॉय जैसे कहाँ पे हुआ था? लिटिल बॉय जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, ठीक है? उसकी 3 ट्रिलियन टाइम जितनी होती है, ठीक है? सोलर फ्लेयर स्पेस में बहुत सारी रेडिएशन छोड़ते हैं। जब सोलर फ्लेयर पावरफुल होती है, तो वे सैटेलाइट को रेडियो ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है? जब जब ये सोलर फ्लेयर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो उसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ पर पावर ग्रिड के जो ट्रांसफॉर्मर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोनल मास इजेक्शन है, ये हेलियोस्फीयर है और सोलर विंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जितनी भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसकी जो नोट्स हैं ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है? तो क्या-क्या यहाँ पे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है सन स्पॉट्स की वजह से जो डार्क रीजन रहता है, ठीक है? ये पहली सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये सारे नोट्स हैं जो आप इस यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। इनफैक्ट क्या-क्या होता है अर्थ के ऊपर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का इम्पैक्ट पड़ता है स्पेस वेदर के ऊपर, हीट करता है जो ऑपरेशंस रहते हैं स्पेशली स्टेट डिपेंडेंट सर्विसेज़ होती है, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है? तो ये किसका है? यूएसए का। हमारी कंट्री का जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं ये बताइएगा आप लोग, ठीक है? और साथ ही साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इन दी मैग्नेटोस्फीयर में कोरोनल मास इजेक्शन, जो भी मैंने पिक में आपको बताया, ठीक है? सोलर स्टॉर्म जो है प्रिडिक्टिव होती है, कंप्यूटर मॉडल प्रिडिक्टेड सोलर स्टॉर्म जो है ये एक्टिविटीज देखने को मिलती है, सोलर एक्टिविटीज, ठीक है? और यहाँ पे जो है प्रोड्यूस होती है मोर इंटेंसिव जो रिस्पॉन्स होता है फ्रॉम द मैग्नेटोस्फीयर एंड ट्रिगर इंटेंसिव मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। हमारी कंट्री की अगर बात करें तो टोटल 9 राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं और बाउंड्री कितनी है? 7500 किलोमीटर है अप्रॉक्स, ठीक है? तो अभी रिसेंटली ही इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा अभी यहाँ पे कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एंटायर इंडियन कोस्टल जो स्टेट्स लेवल है उसके बेस पे यहाँ पे इंडेक्स रेडी किया गया है। वल्नरेबिलिटी यानी कि इन एरियाज में से फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है? तो सी वाटर जो है वो राइज हो गया, उसकी वजह से फ्लड्स की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बन गई। उस बेस पे यहाँ पे इंडेक्स जो है ये रेडी किया गया है। एटलस यहाँ पे कंप्राइज किया गया 156 मैप्स, ठीक है? प्रिपेयर करने के लिए कोस्टल वर्नेबिलिटी इंडेक्स। कोस्टल वर्नेबिलिटी ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो आइडेंटिफाई करता है वहाँ के जो लोग हैं ठीक है, जो कोस्टल एरियाज हैं, डिस्टर्बेंस जो होती है स्पेशली कोस्टल हजार्ड्स जो देखने को मिलते हैं। हजार्ड्स जो हैं कोस्टल इन्वायरमेंट में, जैसे कि सी लेवल राइज हो जाना, कोस्टल स्ट्रॉम्स आना, ठीक है, इरोजन होना, ठीक है? तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम के ऊपर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या-क्या इम्पैक्ट रहता है, सी लेवल राइज होना, कोरल रीफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्लॉकेज होना सैंड मूवमेंट के ऊपर। अगर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो कोस्टल एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के मामले में अगर बात करें वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पेशली कोस्टल स्ट्रक्चर एंड होटल्स, ठीक है? चैनल डिग्रेडिंग हो जाती है, इंक्रीज इन वेव हाइट, ठीक है? लैक ऑफ रेगुलेशन की अगर बात करें कि रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इल्लीगल माइनिंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इल्लीगल माइनिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। सैंड एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, सीबेड और कोस्ट से, ठीक है? वाटर क्वालिटी जो है डिटोरिएशन रहती है, सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है कोस्टल एरिया में भी, ठीक है? तो उसकी वजह से भी जो इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन जो है रिवर की, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की भी, ठीक है?
तो डिक्रीज हो रही है सैंड सप्लाईज की वजह से, ड्रेन जो वाटर है, ठीक है, बीच से ड्रेनेज सिस्टम जो देखने को मिलता है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है कोस्टल एरिया में, तो इंक्रीज है वर्नेबिलिटी ऑफ कोस्टल एरिया। तो मेन बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। कोस्टल वर्नेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैप के थ्रू यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कोस्टल रिस्क, ठीक है, क्योंकि सी लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से कई इलाकों में फ्लड की सिचुएशन बहुत हो जाती है। जैसे फिजिकल एंड जियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो हैं इंडियन कोस्ट, उसको देख के यहाँ पे उस बेस पे यहाँ पे मैप रेडी किया गया। यूजेस क्या है इसके कि रिस्क जो है उसको कम यहाँ पे किया जा सकता है अगर प्रॉपर वे से इंडेक्स जो रेडी हो। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इंडेक्स के जरिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर की जाती हैं। अगर प्रॉब्लम्स पता चल गई तो सोल्यूशन भी जो है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। जैसे टाइडल रेंज हो गया, वेव हाइट होगी, कोस्टल स्लोप हो गए, कोस्टल इवैल्यूएशन हो गया, शोरलाइन चेंज रेट, जियोमॉर्फोलॉजी, हिस्टोरिकल रेट और रिलेटिव सी लेवल चेंज। कोस्टल मल्टी हजार्ड और वर्नेबिलिटी मैपिंग, ये क्या होती है, ये कैरीड आउट करते हैं, यानी कि मेंशन करते हैं पैरामीटर्स की कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, कौन कौन से हजार्डस जो जोन्स हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाता है, स्पेशली जो एक्सट्रीम फ्लडिंग एरिया है, ठीक है। मैपिंग यहाँ पे की जाएगी एंटायर मेनलैंड ऑफ इंडिया की, ठीक है, 1:25,000 स्केल, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कोस्टल वर्नेबिलिटी असेसमेंट का, ठीक है, यानी कि ये यूजफुल होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा स्पेशली डिजास्टर कोस्टल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और बिल्डिंग रिसाइलेंट कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। इंडिया कोस्टल लाइन मैंने आपको बता दिया अप्रोक्स 7500 किलोमीटर है, दैट इज 61 किलोमीटर मेनलैंड कोस्ट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगी। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ओके। यहाँ पे आप देखें यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी कवर होती हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप है और यहाँ पे पुडुचेरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है इसके अलावा निकोसिस की, या ये क्या है, एक ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद में है, स्टैब्लिश इसको किया गया 1999 में, ठीक है। ये एक अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे क्या किया गया, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन को भी, इस यूनिट को यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। और साथ ही ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रॉपर वे से लेके चले जाते हैं, ठीक है। और पॉसिबल जो ओशियन इंफॉर्मेशन है, एडवाइजरी सर्विसेज है, सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसी, साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू सस्टेन ओशियन ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट यहाँ पे जो है फोकस किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्नेबिलिटी ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन, 26% इंडियन पॉपुलेशन जो है 100 किलोमीटर जो है यहाँ पे रहती है 100 किलोमीटर वाले एरिया में विद इन दी शोर लाइन, ठीक है। मोस्ट जो कोस्टल एरियाज है वो लो लाइंग है, वर्नलेबल जो है रीजन देखने को मिलती है, स्पेशली यहाँ पे सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, सी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रॉम्स आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं। दिसंबर 26 2004 में सुनामी आई थी, उससे क्या हो गया, 18,045 लोगों की डेथ हो गई और डिस्प्लेस हुए 6,47,599 पर्सन। इंक्रीज हुआ जो डिजास्टर है, स्पेशली उत्तराखंड में जो फ्लड आया 2013 में, ठीक है, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है केदारनाथ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें क्या होगी इस इंडेक्स के तहत एनालाइज की जाएंगी और रेगुलेट करने की चीज़ों को कोशिश किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, यानी कि एक ही लैंड पे बहुत अलग अलग वैरायटी के क्रॉप यहाँ पे क्या करना, कल्टीवेट करना, ठीक है। एनुअल जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इनके द्वारा बोला गया कि हमें अर्जेंट नीड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, ठीक है, ताकि जो सीवियर वाटर स्ट्रेस है अलग अलग एरिया में उसको कम किया जा सके, लाइक पैडी, व्हीट, शुगर केन जो ग्रो अप होते हैं, ठीक है। तो एज वेल एज जो इंक्रीज ऑयल सीड्स प्रोडक्शन है उसके लिए, उसके इम्पोर्ट के लिए, स्पेशली कुकिंग ऑयल की, ठीक है, जो डिपेंडेंसी है कुकिंग ऑयल की उसको हम कम कर सकें, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि एडिशन करना न्यू क्रॉप्स का क्रॉपिंग सिस्टम का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो क्रॉप्स एंड क्रॉप सीक्वेंसेस जो है मैनेजमेंट करके जाना है टेक्निक्स को एग्रीकल्चर में। तो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम जो है हमारी कंट्री में सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है, मोनोक्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बेनिफिट क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, क्रॉप प्रोडक्शन होगा 14%, पीस्ट एंड डिजीज कंट्रोल किया जाएगा 63%, वाटर क्वालिटी जो है यानी कि पानी जो होगा 50% यूज होगा, सॉइल क्वालिटी जो रहेगी 11% रहेगी। मैनी फार्मर्स जो हैं
वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम्स, ठीक है। यानी कि एक लैंड पे अलग-अलग तरह की वैरायटी जो है, अलग-अलग तरह की क्रॉप जो है, ये उगाई जाती है ताकि लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ किया जा सकते और इनकम भी इंक्रीज़ हो। एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल एग्रीकल्चर ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस की, ठीक है, जो प्रैक्टिस करती है ब्रीडिंग, फार्मिंग एंड केयर करती है फार्म जो एनिमल्स हैं, ठीक है। और रेफर किया जाता है लाइफ स्टॉक रेजिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की? एडवर्टाइजेज एंड क्लाइमेट वेराइटीज, ठीक है। तो फार्मर जो है आज के टाइम में कई ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है अगर एक ही क्रॉप उगाते हैं तो। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर, जैसे इराटिक रेनफॉल हो गया, स्टोन हील हो गया, ठीक है। स्टोन हील यानी कि जैसे बर्फ के जो गोले पड़ते हैं, ठीक है। ड्रॉट यानी कि सूखे की कंडीशन होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। चैलेंज क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, स्टोरेज की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके कारण जो सब्जियां हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। अनअवेबिलिटी है एक्सेसिबल प्रॉपर मार्केटिंग की, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाना बहुत ज़रूरी है। करंटली अगर देखिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉरेस्ट फायर एंड ऑर्गेनिक मैटर डेफिशिट सॉइल, मोनोकल्चर, प्लांट डिजीज एंड इन्फेस्टेशन, माइग्रेशन एंड रेलुक्टेंस ऑफ यूथ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि काफ़ी यूथ जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते आज के टाइम में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे। अगर बात करें प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है इनपुट कॉस्ट में, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न जो देखने को मिलता है। उसी के अलावा माइक्रोफ्यूनल पॉपुलेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है मोबिलाइजिंग एंड ऑब्जर्प्शन करने में पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न की अगर बात करें, ये रिड्यूस करता है रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न्स जो है एग्रीकल्चर में स्पेशली इंसेक्ट और पीस्ट की वजह से बहुत सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके कारण इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो हैं ये यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या रोल है सस्टेन करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? ये एक पार्ट है प्रिमिटिव और ट्राइबल एग्रीकल्चर का, ठीक है, जो इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज है ये। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है लैंड यूज सिस्टम है, इसमें इंक्लूड्स रहते हैं ट्रीज, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, स्पेशल एंड टेम्परेरल जो मैनर है, बैलेंस करने के लिए इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक जो इंटरएक्शन है उसको, स्पेशली बायोटिक और ए बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उसके, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री ये प्रैक्टिस जो की जाती है डाइवर्सिफाई करने के लिए अराउंड दी वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर्स रहते हैं, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और जो सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो फार्मर्स जो है ये प्रेफर करते हैं वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री को ओवर एग्रीकल्चर, इंप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक गेन और नेचुरल रिसोर्सेज जो कंजर्वेशन है। यूरोप की बात करें वहाँ पे भी एग्रो फॉरेस्ट्री को वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। अगर अपनी कंट्री की बात करें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्लासिकल एग्जाम्पल है मेंटेन करने के लिए टेम्परेरल और स्पेशल जो अरेंजमेंट है क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए। ट्रीज वहाँ पे प्लांटेशन की जाती है स्पेशली प्रोडक्टिविटी जो है यूनिट एरिया को लेके। रोल जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये जनरेट करती है फूड, फीड, फ्रूट्स, फाइबर, फ्यूल, ठीक है, फूडर, साथ ही साथ फिश, फ्लेवर, फ्रेगनेंसीज, फ्लोस, गम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके तहत जो है ये उगाई जाती है, एग्रो फॉरेस्ट्री इसको बोलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है मल्टी फंक्शनल प्रोडक्शन सिस्टम हमारी कंट्री में, और ये प्रोवाइड करवाती है अपॉर्चुनिटी स्पेशली जो ट्रेडिशनल ग्रोन क्रॉप्स हैं हमारी कंट्री में उसको, अदर देन कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। तो कमर्शियल क्रॉप्स में क्या आते हैं, क्रियल्स आए थे, ऑयल सीड, पल्सिस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एग्री हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज देखने को मिलते हैं जो इग्नोर किए जाते हैं आज के टाइम में, उसको इग्नोर नहीं करना है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके तो सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर वे अच्छे तरीके से लेके चलनी है ताकि फार्मर की इनकम जो है वो जनरेट हो सके और हम क्रिएट कर सके फूड सिक्योरिटी को हमारी कंट्री में। गवर्नमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है आज के टाइम में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ताकि हम परचेज कर सके क्रॉप प्रोड्यूस, ठीक है, जैसे वीट, राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको भी साथ लेके चलें। और एग्रीकल्चर एमिशन जो है जो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है थ्रू स्मार्टर लाइफ स्टॉक हैंडलिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है, जैसे ड्रोन सिस्टम है इसको भी हम लेके चल सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है समृद्ध इनिशिएटिव की।
अटल इनोवेशन मिशन इनके द्वारा अभी टाई अप किया गया है यूएस एजेंसी जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है न्यू पार्टनरशिप अंडर सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेशन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, जिसको समृद्ध बोला गया। इस इनिशिएटिव को चलाया गया यूएसए के साथ मिलके। कोलैबोरेशन है यूएसए और इंडिया का, स्पेशली यहाँ पे ऑनगोइंग जो बर्डन देखने को मिल रहा है कोविड-19 का, ठीक है? तो ये हेल्थ सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसको कैसे टैकल करके चलना है, स्पेशली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो आउटब्रेक हुई है और हेल्थ इमरजेंसी देखने को मिल रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें, ठीक है? तो प्लानिंग कमीशन जो है 2015 में क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, फिर नीति आयोग आया, ठीक है? जो बॉटम टू अप अप्रोच लेके चली जाएगी नीति आयोग के द्वारा, ठीक है? तो मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट की यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो लेके चलेगी कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, ठीक है? और साथ ही साथ एम क्या है इसका, ठीक है? तो इनिशिएटिव है, ठीक है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो सेटअप किया गया नीति आयोग के द्वारा ताकि प्रमोट किया जाए कल्चर ऑफ इनोवेशन को। अबाउट अगर इसकी बात करें तो 2020 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अकेडमिया प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इनोवेशन समृद्ध को यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके, स्पेशली फाइनेंस फैसिलिटी, पब्लिक एंड फिलेंथ्रोपिक फंड्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा सके, कमर्शियल कैपिटल एंड क्रिएट किया जा सके मार्केट बेस्ड हेल्थ सोल्यूशन, ठीक है? और इसके साथ बात करें ब्लेंडेड फाइनेंस की, ये एक अप्रोच है, ठीक है? और इसमें जो फंड किया जाएगा, ग्रांट भी दिया जाएगा, कंसेशनल कैपिटल एंड पब्लिक एंड फिलेंथ्रोपिक सोर्सेज जो होंगे मोबिलाइज किया जाएगा एडिशनल प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पे यहाँ पे वर्क करेगा मिलके, स्पेशली सोशल गोल्स जो हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे गोल्स जो सेटअप किए गए। इम्प्रूव किया जाएगा अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में। इनिशिएटिव जो है ये बाय द टेक्निकल सपोर्ट पी IPE ग्लोबल कंपनी, ठीक है? तो यहाँ पे सपोर्ट करेगी ये। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये ब्रिज सप्लाई साइड गैप्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है? हेल्थ इमरजेंसी जो है, ठीक है, उसको टैकल करके चलना है, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है? एक्सक्लरेट स्केल अप एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन एंड मार्केट बेस्ड हेल्थ सोल्यूशन लेके चलने हैं, ठीक है? इसके तहत मोबिलाइज सोर्सेज एंड सपोर्ट करवाना है हाई इम्पैक्ट जो हेल्थ सोल्यूशन है, एंड बिल्ड करना है सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम, प्रमोट करना है लोकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन एट द कम्युनिटी एंड फैसिलिटी लेवल जो है वर्नरेबल पॉपुलेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि अटल इनोवेशन मिशन और समृद्ध जो है, ठीक है? तो यहाँ पे मिलके इसके तहत काम किया जाएगा पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज, ठीक है? और साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा स्मॉल एंड मीडियम हेल्थ एंटरप्राइजेज में, ठीक है? स्पेशली हेल्थ केयर सोल्यूशन के लिए न्यू पार्टनरशिप यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे वर्क करेगा मिलके। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट करना 35 टू 40 हेल्थ केयर इनोवेटर्स ओवर 3 ईयर्स, ठीक है? अफोर्डेबल चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाना लोगों को, मोबिलाइज करना कैपिटल पूल $100 मिलियन, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे क्या लगाएगा, ठीक है? यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी यहाँ पे पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। स्ट्रेंथ करना कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज, फोकस किया जाएगा वनरेबल 40% पॉपुलेशन के ऊपर जो हाई डिजीज बर्डन है जिनके ऊपर, रिड्यूस किया जाएगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर लोअर इकोनॉमिक एंड अंडरस्टैंड कम्युनिटी, ठीक है? करंट हेल्थ केयर लैंडस्केप की अगर बात करें हमारी कंट्री में, इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है ये ग्रो अप हुआ है रैपिडली लास्ट 5 ईयर से। अगर बात करें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 22%, ठीक है? कोविड-19 जो है प्रिसीड्स कर रहे हैं, यानी कि कोविड-19 के जब कोविड-19 आया हमारी कंट्री में आज के टाइम में भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है? तो इस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो देखने को मिले, जैसे कि वीक हेल्थ सिस्टम हो गया, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी होगी, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कमी, वनरेबल पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। इंडिया का जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है वो कितना है हमारी जीडीपी का टोटल, यानी कि हमारी जीडीपी का 3.6% हम स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है? इसमें से टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल स्टेट का वो है 1.29% जीडीपी, ठीक है? इंडिया जो स्पेंड करती है लीस्ट अमंग ब्रिक्स कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री से ज़्यादा जैसे ब्रिक कंट्री है जो हम भी इसका पार्ट हैं, तो ब्राज़ील जो है अपनी जीडीपी का 9.2% स्पेंड करती है हेल्थ सेक्टर पे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 8.1, तो हम बहुत पीछे हैं। रशिया की बात करें तो 5.3%, चाइना जो है 5% स्पेंड करता है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया PMJ, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट
नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो इंक्रीज करती है पेशेंट हेल्थ केयर फॉर पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज जो है सेकेंडरी एंड टर्शरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है समृद्ध प्रोग्राम, ठीक है, डिफरेंट क्यों है ये समृद्ध प्रोग्राम, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया सेटअप एक्सक्लरेटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, तो फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जिसको स्टीम समृद्ध प्रोग्राम बोला गया, अगस्त 2021 में ये लॉन्च किया गया ताकि क्रिएट किया जा सके प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सके इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स के लिए, नए नए स्टार्टअप्स निकल के आए ताकि एनहेंस कर सके प्रोडक्ट को, ठीक है, सिक्योर कर सके इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, फॉर देयर बिजनेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।